मैं वीरेंद्र जी के साथ यहाँ शूट कर रही थी फिल्म में। वीरेंद्र जी के आफ्टर ही वाज शॉट, उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसे लगा, मतलब हिल गए कि हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे सभ्याचार का क्या होगा, फिल्मों का क्या होगा। तब मैंने इमीडिएटली फिल्म शुरू की कुर्बानी जट की, जिसमें गुरदास मान जी हीरो थे, राज बब्बर और धर्म जी स्पेशल अपीयरेंसेस में थे। मुझे ये था मेरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बनना हो, जब मैं लेडी होके बनाने जा रही हूँ तो और लोग भी बनाएंगे जी। तो ये इंडस्ट्री टेररिज्म से डर के खत्म ना हो। पर आपने जिस दौर में काम किया तब तो ना वैनिटी वैन थी ना बॉडीगार्ड थे। बट क्या था कि पिंड का हर आदमी उठ के आपके पास आ रहा है, आप उनके घरों में बैठ के खा रहे हो उनका खाना, नेचुरल माहौल में सब हो रहा था, मतलब नेचुरल, और एक आपकी बॉन्डिंग। इसलिए मेरी बॉन्डिंग पंजाब से हुई। तब भी मेरे जमाने में भी तो मेयर मित्तल हर फिल्म में होते थे। मेयर मित्तल जी कॉमेडी के लिए उस वक्त बादशाह थे जी। मेयर मित्तल जी के बिना फिल्म बिकती नहीं थी। मतलब पंजाबी का तभी भी कॉमेडी का था बहुत टाइम, बट वो एक था, उसका फिल्म का एक कॉमेडी पोर्शन होता था। मैंने एक हिंदी में भी रिमेक की है, मौला जट की। उसमें अनिल कपूर, मैं और टीना मुनीम और अमरीश पुरी जी उसमें थे। तो उसमें मैंने अमरीश पुरी की वो बहन का रोल किया था जो गन लेके घूमती है और ऐसा। तो वो मौला जट का रीमेक था। भाई गुरु की सौ, मैंने कहा, मेरे मुंह से बस ये निकला, मेरा गोविंद आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मन में ये सोचा कि अगर ये वाकई मेरी बेटी बोल रही बाज देखो और मैंने मुंह से निकला मेरा गोविंद आया, तो अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मैं सोचूंगी कि वाकई मेरी जुबान से, मेरी आत्मा से वो आवाज उठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पाहवा। दोस्तों, बहुत सारे फिल्म स्टारों के आप फैन होंगे, बहुत सारे फिल्मी स्टारों की आपने फिल्में देखी होंगी। बहुत सारे फिल्मी स्टारे फिल्में करने के बाद किसी जगह पर नज़र आने बंद हो गए या किसी सीरियल में आने बंद हो गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं आज कल की जो फिल्में करने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से मोल्ड किया कि वो लोगों की सेवा भी करते रहे। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी एक फिल्म अभिनेत्री की जिन्होंने हिंदी फिल्में भी करी, पंजाबी फिल्में भी करी। आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्रीति सप्रू जी। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रीति जी, आपने फिल्मों का सफ़र शुरू किया और आप हिंदी फिल्में भी कर चुके हो, पंजाबी फिल्में भी कर चुके हो। आजकल क्या कर रहे हो आप? क्या है, देखिए, मैंने हिंदी फिल्मों से कैरियर शुरू किया, पंजाबी तो बहुत जल्दी पंजाबी में भी आ गई। और पंजाब की क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म ही गोल्डन जुबली थी और उसके बाद सारी लाइन में हिट होती रही, तो मेरा एक तो पंजाब से मुझे प्यार हो गया। मैं पंजाब में जब पहली बार आई, एक बॉम्बे में जन्मी पली लड़की, मतलब मेरा जो फ़िल्मी एटमॉस्फेयर ही था, क्योंकि फ़ादर मेरे एक्टर, कज़िन्स एक्टर, अंकल एक्टर, मम्मी एक्ट्रेस, तो एक फ़िल्मी एटमॉस्फेयर में ही पैदा हुई हूँ। तो नेचुरली वो शौक पैदा हो गया जो पेरेंट्स का प्रोफ़ेशन था। तो बहुत छोटी उम्र में ही मैंने 13 साल में ही फ़िल्म्स की शुरू। और एक हद तक फ़िल्म्स करते-करते जब पंजाब में टेररिज़्म आया, तो उस वक़्त भी मैं शूटिंग करती थी यहाँ। मैं डरी नहीं, बीइंग बॉम्बे की बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मैं वीरेंद्र जी के साथ यहाँ शूट कर रही थी फ़िल्में। वीरेंद्र जी के आफ्टर ही वाज शॉट, उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसे लगा, मतलब हिल गए कि हमारी पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे सभ्याचार का क्या होगा, फ़िल्मों का क्या होगा। तब मैंने इमीडिएटली फ़िल्म शुरू की, कुर्बानी जट दी, जिसमें गुरदास मान जी हीरो थे, राज बब्बर और धर्म जी स्पेशल अपीयरेंसेस में थे और गुग्गू, योगराज सब थे। बहुत बड़ी फ़िल्म थी पंजाबी। फिर वो मैंने डायरेक्ट और ये की, मुझे ये था मेरी पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री बनना हो, जब मैं लेडी होके बनाने जा रही हूँ तो और लोग भी बनाएंगे जी। तो ये इंडस्ट्री टेररिज्म से डर के ख़त्म ना हो, चलती रहे। तो उसके बाद राइटिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी 4-5 फ़िल्में कर ली, लिख भी लिए 4-5, मैंने 13-14 सीरियल्स भी बनाए हैं प्रसार भारती के लिए। तो ये सब शौक, देखिए, आपके तो पहले-पहले ही, मतलब मेरे लिए इतना पैसे मायने नहीं रखता था। मेरे लिए अलग-अलग चीज़ में मैंने ट्राई किया है।
तो एक जगह आके फिर मुझे लगा कि मैं बिज़नेस ट्राई करती हूँ, और मैं बिज़नेस में चली गई, तो उसमें भी मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल रही हूँ। तो करते रहे, फिर एट टाइम्स आदमी सोचने लगता है मैं मेरी ज़िंदगी का क्या, मैं बचपन से वेरी स्पिरिचुअल हूँ। जी, मतलब मुझे जानने वाले ये जानते हैं कि ये बचपन से ही घूमती है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, घूमती रहती हूँ भगवान के। मुझे ऐसे लगता है जहाँ ऊपर वाला कभी भी छू गया है, मैं वो जगह देख लूँ, ऐसे। तो पंजाब के साथ कनेक्शन में मुझे ऊपर वाले की तरफ से ये ज्ञान मिला, गुरुद्वारों में शूटिंग करते हुए। मुझे गुरुद्वारों का, ग्रंथ साहब का, जिसे कह सकते हैं ना कि ज्ञान मिला। और मे बी मुझे चुना था गुरु साहब ने, जी, कि मेरा इतना उनके साथ झुकाव और लगाव हो गया कि मुझे समझ आई व्हाट इज़ सिख, क्या है सिख, क्यों सजाए गए थे, गुरु साहब ने क्या मतलब दसों गुरुओं ने क्या शहादत दी है, यू नो। और खास करके गुरु तेग बहादुर साहब का जो कनेक्शन कश्मीर के साथ, जी, जो सिख सजे कश्मीर के लिए बचाने, ये चीज़ की जब स्टडी हुई तो आप जैसे जानते होंगे कि मेरे फादर की जन्मभूमि कश्मीर है, तो मेरे एंसेस्टर्स सब कश्मीर से थे। तो मुझे कहीं लगा कि कहीं हमारे एंसेस्टर्स से कोई गलती हुई है या कुछ है, क्योंकि मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि हमारे जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ हैं ना, जी, वो कहीं सफ़र करें। आप अभी भी देखेंगे तो इतने लोग जो कश्मीर से 1990 में बेघर हुए हैं, उनकी क्या हालत हुई पता आपको। वो रहते हैं जम्मू में छोटे-छोटे घरों में, जिनके बड़े-बड़े हवेलियाँ थे कश्मीर में। आज वो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं आप, बिलो मिडल क्लास दे आर लिविंग इन जम्मू। आपने बात करी कश्मीर से, आपके फ़ादर साहब कश्मीर से रिलेटेड है। तो लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप पूरे इंडिया में ही कहीं न कहीं इन टच हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पंजाब, वो जी, किस तरह जी, से आप जी, जी। कश्मीर के मेरे पिताजी हैं, मदर मेरी कर्नाटक की है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो जालंधर के हैं, पंजाब के बॉर्न एंड बॉट अप हैं। उनके ग्रैंडफादर पीटीआई के प्रेसिडेंट थे। और मेरा मुझे थी मेरी ख्वाहिश कि मैं पंजाबी से शादी करूँ। मैं एक हम लोगों ने देखा है बचपन में हमारे फ़ादर साहब उस टाइम भी आपने फ़िल्मों में थे। हमारे दौर में भी आप फ़िल्मों में हैं और जो आगे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब 3-4 पीढ़ियाँ तो आपने फ़िल्में करी हैं या हाँ, फ़िल्म हाँ। लाइन में रहे हो। मैं तो 25 उस साल हीरोइन थी 25 पंजाबी साल, हाँ, इंडस्ट्री की। 25 साल आप हीरोइन रहे हो। तो आपको लग रहा है कि ये जो दौर रहा है, अलग-अलग दौर है, 3-4 जनरेशंस इसमें गई हैं। तो आपको क्या लगता है क्या फ़र्क था उस टाइम में जब आपने स्टार्ट किया था काम 70s में? फ़िल्म मेकिंग में बहुत डिफ़रेंस है। मैंने अभी की ना काके दा व्याह, और मेरी अपनी फ़िल्म बनाई मैंने, तेरी मेरी गल बन गई। यहाँ फ़िल्म मेकिंग में बहुत डिफ़रेंस आया। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अब मैं एक फ़िल्म बनाऊँगी फिर बनाऊँगी, और उस टाइप से बनाऊँगी, या मैं अपनी कोई फ़िल्म का रीमेक कर दूँगी। मेरी जो फ़िल्म एज़ हीरोइन्स थी मतलब बहुत सुपर हिट हुई हैं, यारी जट दी, यू नो, उच्चा दर बाबे नानक दा कोई। तो मैं अपनी कोई या तो फ़िल्म का रीमेक करती हूँ, और मैं बनाऊँगी भी वैसे जैसे तब बनती थी। मैं मेबी वही लोगों को लूँगी, सबको मतलब टेक्नीशियंस, और मैं वैसे ही शूट करूँगी पिंडों में जाके, और मैं वैसे ही, ये जो वैनिटी वैन कल्चर है ना, जी, ये मेरी अभी फ़िल्म में था। 8-6 वैनिटी वैन खड़ी हैं, हर एक्टर वैनिटी वैन में है। शॉट के लिए आप उसको बुला रहे हो, वो शॉट आके देता है, फिर जाके वैनिटी वैन में घुस जाता है। बॉडीगार्ड लेके आता है, बॉडीगार्ड लेके, ये सब मेरे पर आपने जिस दौर में काम किया तब तो ना वैनिटी वैन थी, ना 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 बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड्स थे। थे। बट क्या था कि पिंड का हर आदमी उठ के आपके पास आ रहा है, आप उनके घरों में बैठ के खा रहे हो उनका खाना। मतलब एक अ, नेचुरल माहौल में सब हो रहा था। मतलब नेचुरल, और एक आपकी बॉन्डिंग, इसलिए मेरी बॉन्डिंग पंजाब से हुई कि मैंने पिंडों में शूटिंग की। जी, मैं पिंडों के घरों में बैठती थी आफ्टर शॉट्स, और मैं खाना वाना उनके घर किचन में बना हुआ, ओपन किचन्स में बैठ के उनका ही मतलब जो गाँवों का तंदूरी कल्चर है रोटी और रहा है। जो बना है उनके घर में वो खा रही हूँ। मेरा बिल्कुल इसीलिए अटैचमेंट हुई पंजाब से।
तो अभी जो आपने बात करी, आप कह रहे हो आप फ़िल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हो। हुँ, पंजाब में आप देखो मोस्टली फ़िल्में बन रही हैं पंजाबी, हुँ। और पंजाबी में मोस्टली फ़िल्में बन रही हैं कॉमेडी। अब हाँ जी। कुग्गी जी को ले लो, आप गिप्पी को ले लो, इस तरह के बहुत सारे जो एक्टर हैं, सारे कॉमेडी में जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या जानते हो आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब जो कॉमेडी ही बन रही है, मैं आज अब सोच रही हूँ मैंने एक कॉमेडी 2 कर ली, खाकी दा विआह और तेरी मेरी गल बन गई। आई थिंक मैं फिर फैमिली इमोशंस पे बनाना चाहूँगी। जैसे पहले मेरी फ़िल्में मोस्टली थी फैमिली इमोशंस पे, एक्शन फ़िल्में थी ज़्यादातर। मैंने खुद भी एक्शन फ़िल्म्स बनाई। तो मैं अभी एक्शन पंजाब में इसलिए चलता है कि दिलेर लोग हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो मतलब दिलदार ही नहीं, दिलेर भी होते हैं जी, हमेशा। तो इसलिए एक्शन को भी लाइक करते हैं। कॉमेडी तो वैसे आई थिंक सडनली दौर आया कॉमेडी, कॉमेडी, कॉमेडी। अब आई थिंक ओवरडू नहीं हो गया? बिल्कुल। अभी मैंने थोड़ा लोगों से व्यू लिया तो लोग क्या कह रहे हैं कि अब थोड़ा थक रहे हैं। सेम आर्टिस्ट कभी ये रोल बदल के वो उसमें उसमें बोलते हैं हम अब थक रहे हैं देख के सेम फेसेस सेम कॉमेडी। लोग नए चेहरे देखना चाहते हैं। हाँ, लोग नए चेहरे देखना चाहते हैं। लोग अब शायद चाह रहे हैं कि डिफरेंट फ़िल्म्स आएँ। हाँ, डिफरेंट फ़िल्म्स आएँ। तो आप जो अब मूवी प्लान कर रहे हो, तो वो किस तरह की मूवी? फैमिली मूवी? देखो कॉमेडी का तड़का तो लगाना ही पड़ता है, मुझे जो लग रहा है वो तो पंजाब में। बीच में आपको बताऊँ तब भी मेरे ज़माने में भी तो मेयर मित्तल हर फ़िल्म में होते थे। जी, जी, मेहर मित्तल जी कॉमेडी के लिए उस वक़्त बादशाह थे। जी, मेहर मित्तल जी के बिना फ़िल्म बिकती नहीं थी। मतलब पंजाबी का तभी भी कॉमेडी का था बहुत टाइम, बट वो एक था। उसका फ़िल्म का एक कॉमेडी पोर्शन होता था। टोटल कॉमेडी नहीं होती थी। इमोशंस, पंजाबी फीलिंग्स, इमोशंस, फैमिली इमोशंस। एक जो आजकल गैंगस्टर्स के ऊपर फ़िल्में आ रही हैं, उसको उसको आप किस तरह से देखते हो? कॉमेडी की तो बात कर ली हमने, गैंगस्टर्स पे बहुत फ़िल्में आ रही हैं, पंजाब में ख़ासकर, तो उसको आप किस तरह से देखते हो? मैंने सुना गैंगस्टर बहुत हो भी रहा है यहाँ गैंगस्टर इंस्पायर हो रहे लोग शायद। तो मैं ये समझती हूँ कि नहीं मीनिंगफुल फ़िल्म्स भी बननी चाहिए। हमारी फ़िल्म भी केन्स और नेशनल अवार्ड्स और इसमें जानी ही चाहिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे कोई मैं ढूँढ रही हूँ, मुझे कोई सब्जेक्ट ऐसा हट के मिल जाए, जो मैं पंजाब के मतलब कल्चर को माइंड में रख के ऐसा हो और एक अच्छे जैसे फैमिलीज़ होती है, उनके ऊपर या मेबी फैमिली होते चेंजिंग टाइम्स, है ना? उस पे भी बेस्ड हो सकते हैं। तो अभी ढूँढ ही रही हूँ, सब्जेक्ट फाइनल करना है मुझे। एक आपने आजकल देखा होगा कि सॉन्ग्स आ रहे हैं, रैप सॉन्ग्स आ रहे हैं, वल्गर हो रहा है बड़ा कुछ, माहौल चेंज हो रहा है सॉन्ग्स का, स्टाइल चेंज हो रहा है। मतलब जो नई जनरेशन है, या तो वो देखना वो चाहती है इसलिए उनको परोसा जा रहा है, या वो चलाना ये चाहते हैं इसलिए उनको परोसा जा रहा है। आपको क्या मेबी लगता है? नई जनरेशन को कुछ नया दिखा इसलिए उन्होंने यू नो लाइक कर लिया बट आई डोंट लाइक। मैं आज भी बोलूँ आपको तो मुझे वीरेंद्र जी की पिक्चरों के हर गाने आज भी अगर आप लगा दो, तो मैं समझती हूँ वो गाने ज़्यादा मेलोडियस हैं, मीनिंगफुल वर्डिंग्स हैं। वो मतलब आज अब गुड़ना लिश्क मिठा देखो आप उसमें पट्टी खोल महिवाल ने बीच में जो मेल का आता है साउंड मतलब क्या फैंटास्टिक सॉन्ग्स। तो वो अभी भी ठीक है, अभी मोर रिदमिक सॉन्ग आई थिंक अभी में मुझे ऐसे लग रहा है कि दलजीत दोसांझ के थोड़े गाने चाहे मॉडर्न उसमें भी हो ना बट अच्छे होते हैं, उनके भी अच्छे। गुरदास मान जी तो ख़ैर बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। आई थिंक ही इज़ वेरी मतलब जिसे कहते हैं ना कि बड़े सभ्याचारी गाने हैं उनके आज भी पंजाब में। वो अपने उससे हटे नहीं। वो अपने उसी मतलब लिखने में, गाने में उन्होंने वही उनका ट्रैक रखा हुआ है, वही ट्रैक चेंज नहीं रखा किया। हुआ है, यस। तो आपने वीरेंद्र जी की बात करी, वीरेंद्र जी पंजाबी फ़िल्मों के बहुत अच्छे एक एक्टर रहे हैं, और मतलब उस टाइम पे उस दौर में तो वही एक एक्टर थे वही थे जिनको लोग एक्टर देखना पसंद। डायरेक्टर, दोनों थे वो। तो जब उनकी हत्या हुई तो उसके बाद एक माहौल चेंज हो गया था पंजाब में। जी। तो उसके बाद एक पाकिस्तान एक एक पीरियड आया जी, और पाकिस्तान रीमिक्स मैंने भी एक बनाई है प्रतिज्ञा। तो उस टाइम पाकिस्तानी रीमिक्स का मैंने नहीं डायरेक्ट की थी क्योंकि वो मेरा
स्टाइल नहीं था, तो मैंने रविंदर रवि को डायरेक्टर लिया था उसमें। तो वो लाया था सब्जेक्ट कि ये बनाते प्रीति जी, ये उसका रीमेक है। तो मैंने मैंने एक हिंदी में भी रीमेक की है, मौला जट की। उसमें अनिल कपूर, मैं और टीना मुनीम और अमरीश पुरी जी उसमें थे। तो उसमें मैंने अमरीश पुरी की वो बहन का रोल किया था जो गन लेके घूमती है ऑल द जी, जी। टाइम ऐसा। तो वो मौला जट का रीमेक था। तो किया उनका थोड़ा। अब आप देखिए पाकिस्तानी फ़िल्म्स एंड पाकिस्तानी सीरियल्स में कितना डिफ़रेंस है। सीरियल्स इतने वेल रिटन हैं उनके कि मैं भी, अगर आप मुझे भी कहें तो आई लव टू सी पाकिस्तानी सीरियल्स, क्योंकि बहुत अच्छे लिखे हैं वो, और अच्छे आर्टिस्ट उनके भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे बनते हैं। हम ये सॉन्ग्स की बात कर रहे थे, लिरिक्स की बात कर रहे थे। अब आपने दिलजीत जी की बात करी कि दिलजीत दोसांझ के गाने कुछ हद तक सोबर रहते हैं। हाँ, मान साहब तो चलो एक वो बाबा बोर्ड कहा जाता है ना उनको हाँ। पंजाबी मूवी इंडस्ट्री का। आजकल जान्नी के सॉन्ग्स सिंपल, सोबर और डीप हार्टेड लिखे गए। सरताज के भी आई थिंक सरता जी, सूफ़ी है ना? जी। तो ये एक एक्टर्स हो गए। एक दूसरी तरफ हो गए बादशाह, हाँ, उनका अलग यो-यो। टाइप है ना दैट, हाँ, वो यो-यो, बादशाह, उनका स्टाइल तो अलग आपको है। नहीं लगता कि यो-यो और बादशाह के बीच जो फाइट है उसको लेके इतना वल्गर हो गया है उनके सॉन्ग्स? अब आप सुने होंगे आपने भी, तो नहीं, वो मैंने ज़्यादा किस वो तरह मैं से। मुझे ना वो ज़्यादा उस माय चॉइस इज़ नॉट ज़्यादा वैसे गाने ना, मुझे रैप और उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। जी। मैं ज़्यादा इनको ही सुनती हूँ। हंसराज हंस, मतलब ऐसे सिंगर्स मेरे ज़्यादातर पसंद है। तो अभी आप आजकल फ़िल्म इंडस्ट्री में तो चलो काम कर ही रहे हो, आप अपना प्रोजेक्ट जो प्लान कर रहे हो। मैं बहुत से ट्रस्टों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। जी, हमारे सिने आर्टिस्ट का एक सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें हमारे सिंटा के जो 88,000 मेंबर्स हैं, उनको हम वेलफेयर करते हैं। तो उसकी मैं चेयरमैन हूँ एट द मोमेंट, और मैं उनके लिए बहुत काम करती हूँ। और एक डोगरा समाज है ट्रस्ट, वहाँ हम कश्मीर जम्मू से 80,000 डोगरा मुंबई में है, उन्होंने वो ट्रस्ट बनाई है। तो उनको भी मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, उसमें भी मैं ट्रस्टी हूँ। उनको भवन बनाना है बॉम्बे में, तो ताकि डोगरी बच्चे आएँ तो उनको फ्री स्टे दें हम लोग पढ़ाई के लिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए लोग तो हम उन्हें फ्री दें वहाँ रहने, जम्मू से। तो उसमें भी काम कर रही हूँ। फिर मैं जीवन आशा ओल्ड एज होम के साथ हूँ, फिर मैं बाल भवन बच्चों के आश्रम के साथ हूँ, फिर मैं गुरुद्वारे के साथ भी हूँ, संन्यास आश्रम के, मेरा बहुत ऐसे है। मैं बहुत इस क्योंकि मैं क्या समझती हूँ कि देखिए, हमें ऊपर वाले ने जीवन दिया है और वापस हमें जाना है। हम वापस क्या ले जाएँगे? सिर्फ़ कर्म अपने, जी। और कुछ नहीं। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे, आत्मा सिर्फ़ कर्म लेके जाएगी आगे। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं जितने कर्म अच्छे कर सकूँ इस जीवन में, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना करूँ, मैं वेट ना करूँ। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं, करेंगे अच्छा, करेंगे कर्म बाद में टाइम, नहीं, नहीं, आई डोंट वेस्ट टाइम। आई कीप डूइंग, बिकॉज़ मैं सोचती हूँ कि जो मेरा वेट चल रहा है ना, उसमें मेरे मतलब बुरे कर्म बहुत कम हो, अच्छे कर्म बहुत ऊपर हो। तो ऊपर वाला जब मुझे रिसीव करे, तो एट लीस्ट गले लगा ले एक बार। नहीं, आपकी बहुत लंबी उम्र हो इंशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने गुरु साहिबान की बात करी, हाँ जी। गुरु तेग बहादुर जी की बात करी, उन्होंने यस, यस। शहादत दी है एक कम्युनिटी को बचाने के लिए। आप उनके लिए कुछ शायद आगे कुछ आपका प्लान है, मैं वो क्या आपको है? बताती हूँ, मैंने 2019 में यात्रा निकाली थी, 700 कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली आए थे, जहाँ उन्होंने शीश दिया था। शीशगंज गुरुद्वारे में हम रहे थे, सुबह अरदास करके निकले थे आनंदपुर साहब, जहाँ हमने विनती की थी। कृपाराम जी ने 700 मतलब 500 कश्मीरी पंडितों को लेके उन्हें कहा था कि हमें बचा लो गुरु साहब। उन्हें ना रूप भवानी, जो माता कश्मीर के थे, उन्होंने सपने में आके कृपाराम जी को बोला कि गुरु तेग बहादुर के पास जाओ। वो ये सब सब कड़ी जुड़ी हुई हैं। तो वो उनको उन्होंने सपने में आके बोला, वहाँ के मतलब कुलदेवी ने, रूप भवानी माता ने, और ये 500 कश्मीरी पंडितों को उस टाइम औरंगज़ेब के अत्याचार से बचाने लेके बालतल के रास्ते से चमकौर आनंदपुर साहब गए थे। और वहाँ जब गुरु तेग बहादुर जी से बोला, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
सिर्फ 9 साल के थे। उन्हें संस्कृत सिखाते थे कृपाराम जी, जी। कश्मीरी पंडित। आपको पता है कि वो कश्मीरी पंडित 40 मुक्तियों में थे। कृपाराम जी कृपा सिंह बने थे और वो जी। शहीद हुए थे, जी। और कृपाराम जी के भाई भी गुरु साहब की सेवा में ही थे। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये 350 साल गुरु साहब का लगा है। ये 28 नवंबर से मैं दिल्ली में मैं पार्टिसिपेट कर रही थी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुझे इस बात में बहुत सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट उनका भी मिशन है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल मनाया जाए, और आखिर में 28 नवंबर को नेक्स्ट वो पूरे कश्मीर से वापस यात्रा आए। अच्छा देखिए, इसकी भी कैसे टाइमिंग है कि मैं इस टाइम जब 20 मतलब नवंबर को जब गुरु तेग बहादुर जी के वहाँ शीशगंज गई थी ये डे पे, एक हमारे बहुत बड़े रागी हैं शायद, वो मुझे बाय चांस वो ऑफिस में हम मैं अभी शूज़ उतारने गई, वो पहन के जा रहे थे। तो कहा, "अरे! भैन जी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना सीगा।" जी। मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा, "हाँ जी, बताएँ।" मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत। तो मैंने कहा, "हाँ जी, बताएँ।" तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो गुरु साहब की यात्रा निकाल रहे हैं ना, जो आप मतलब प्रचार कर रहे हो, इसे पुकार यात्रा नाम दीजिए। पुकार यात्रा। तो मेरे माइंड में लगा कि ये मुझे नहीं कह रहे, ये गुरु साहब मुझे कह रहे हैं। कहलवाया जा रहा है आपको। यस, व्हाई मुझे चुना? गुरु साहब ने ये प्रचार के लिए मुझे क्यों चुना? जी। कुछ है ना कनेक्शन, बिल्कुल। कुछ जन्मों का कनेक्शन है। क्या मालूम मैं ही कृपाराम जी की आत्मा हूँ, क्या पता कौन? सो मुझे ऐसे लगा नहीं। और जब मैं आपको बताऊँ अपना कि मैं कैलाश गई, जी। तो जब मैं कैलाश की परिक्रमा कर रही थी, तो कैलाश में आपको पता है ना, वाक़ई जो इसे कहते हैं ना रब का वास है वहाँ। वहाँ यू विल गेट दैट वाइब्रेशंस। वहाँ गौतम बुद्ध को स्वामी पता नहीं कितनों को, महावीर जी के जो एक है कौन से गुरु हैं महावीर जी के, जो जैन्स के, वो उनको भी वहाँ एनलाइटनमेंट हुई थी। रावण को तो आत्मलिंग मिली थी वहीं तपस्या करके। तो वो जगह बहुत ही मतलब अल्टीमेट फॉर हिंदूज है। तो जब मैं परिक्रमा कर रही थी ना, तो कैलाश से एक गोल्डन बाज आया। जी। मुझे कंफर्म करना था कि ये बाज ही है। मेरे को पता लगा कि आया, और वो ऐसे मेरी परिक्रमा करके चला गया। तो पीछे मेरे सोनाली मानसिंह, कथक के जो बहुत बड़ी जी। डांसर हैं, वो चल रही थी। तो मैं पीछे गई उनके पास। तो मैंने कहा, "मैम आपने देखा? वो कौन था जो कैलाश से जो बर्ड था वो आपने देखा कौन था?" तो बोली, "बाज।" तो मुझे कन्फर्म हो गया। आपको बताऊँ उस वक़्त क्यों? मैं नानकसर गुरुद्वारा के नीचे गई थी कैलाश जाने से पहले। तो जब आप नीचे नानकसर में जाओ ना, तो आपको माँगना सूखना पड़ता है, जी। या सुखमनी साहब पाठ, या वो अखंड पाठ, या आप माला फेरोगे, जी। 108 वो एक ओंकार की। तो मैंने सोचा ट्रैवलिंग में माला फेरना ईज़ी। तो मतलब मैं अगर एक ओंकार की माला फेर रही थी, तो मुझे उधर ऊपर वाले ने दर्शन उन्हीं के उससे देना था ना। तो जी। बाज के रूप में दिया, तो गुरु गोविंद सिंह जी का बाज। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे ये कन्फर्म्ड है अब कि मुझे ये प्रचार करना है। दुनिया साथ चले ना चले। मैंने जब ये 700 कश्मीरी पंडित्स को तैयार किया, और जब वहाँ भी मैं यात्रा लेके निकली, बड़ा अपोज़ किया था मुझे थोड़ा, कुछ कश्मीरी पंडित। देखिए, हर टाइप के लोग समाज में हैं। जी। कुछ आपके साथ चलेंगे, कुछ आपको नकारेंगे कि ये गलत कुछ है। पे आप होंगे, कुछ पे ठीक है ना? बट आप अगर श्रद्धा भाव से कर रहे हैं और सच्ची नियत से कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देता है। आपकी बातें सुनकर गूज़बम्प्स। सच्ची बोल रही हूँ, ज़रूर साथ देता है। मैं तो आपको क्या बताऊँ, पीछे अभी मुझे कुछ ट्रबल आई थी, कुछ बिज़नेस में, और मैं बहुत परेशान थी। और मेरी बेटी है, जैसे आप बैठे सामने, मेरी बालकनी पीछे है, और मैं बैठी हूँ ऐसे, और मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। और मैं फ़ोन पे कह रही हूँ किसी को, मेरे रिलेटिव को या कुछ, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, वो पता नहीं क्या होगा ऐसे-वैसे। मैं बात कर रही हूँ और मेरी बेटी कहती है, "मम्मी, बाज़!" और भगवान की कसम मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं।
वाहिगुरु की सौ। मैंने कहा, मेरे मुंह से बस ये निकला, मेरा गोविंद आया। मैंने सिर्फ ऐसा कहा मेरी बेटी को, मेरा गोविंद आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मन में ये सोचा कि अगर ये वाकई मेरी बेटी बोल रही बाज देखो और मैंने मेरे मुंह से निकला मेरा गोविंद आया, तो अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मैं सोचूंगी कि वाकई मेरी जुबान से, मेरी आत्मा से वो आवाज उठी। और आप यकीन मानिए, कसम से वो प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात है। आप गुरु साहब के जो प्रकाश दिवस आ रहा है उसको लेके एक प्रोग्राम कर रहे हो, वो क्या है, क्या वो? हम मेरे मतलब मन की इच्छा है और पूरा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सपोर्ट कर रहा है। हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब को चिट्ठी लिखी है, भारतीय जनता पार्टी को लिखी है कि हमें सपोर्ट कीजिए इसमें, क्योंकि देखिए कोई और तरफ से मुझे मुमकिन नहीं, और मुझे कश्मीर में करना है, मुझे अब्दुल्ला साहब को भी अप्रोच करना होगा, बट मुझे इसमें सेंटर से मोदी साहब की परमिशन चाहिए। और जहाँ तक मैं ये समझती हूँ, मुझे यकीन भी है, मुझे मैसेज भी आ गया है, हमारे संघ की तरफ से भी मुझे मैसेज आ गया, वो भी पूरे ऑल आउट सपोर्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्योंकि प्लानिंग क्या है? इसमें देखिए ये प्लानिंग है कि कश्मीर के लिए गुरु साहब ने सिख सजाए थे, कश्मीर के लिए गुरु साहब ने अपना सरबंस कुर्बान किया वहाँ के पंडितों को बचाने। तो मेरा ये प्लान है कि उनकी 350 साल का फर्स्ट प्रोग्राम कश्मीर में होना चाहिए। क्या फिर बात। हम जम्मू करें, पंजाब करें, दिल्ली करें, मुंबई करें। और मैं आपको ये बताऊं, हमारे पंजाब के एक्टर्स जो हैं, सब गुरु साहब को इतने मानने वाले हैं, सब सपोर्ट करने तैयार है, सब आने तैयार है एक एक प्रोग्राम। इवन पंजाब में तो ये हिंदू सिख का गैप भी कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं वो है, कोई मतलब नहीं है, एक कोई दूसरे के नहीं है। साथ लोगों का हाँ, और मेल। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कश्मीर के मुस्लिम्स भी गुरु साहब को मानते हैं। ये प्रोग्राम के लिए मुझे यकीन है, यकीन क्या, मुझे काफ़ी हमारे मुस्लिम्स वहाँ के लिटरेरी पीपल, मतलब जर्नलिज्म के, और सबने कहा है कि हाँ, आप ये प्रोग्राम करिए, हम भी आपके साथ हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, डोगरी, हम जो भी जितने वहाँ की मतलब है कम्युनिटीज हैं। कम्युनिटीज़ है, सब मिलके इसका फर्स्ट प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो उस प्रोग्राम में मतलब क्या 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 चीजें करने की आपकी जो योजना बनाई है, वो हाँ क्या जी, है? हमने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पास किया है एक प्ले। उसका मतलब देखिए, जब आप सिखिज़्म पे करते हो कोई प्ले, तो आपको बिल्कुल। उसकी पूरी मतलब जो ग्रंथी होते हैं वो पढ़ के स्क्रिप्ट को ओके करते हैं। तो वहाँ से उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी के जो हमारे वो प्रेज़िडेंट हैं कालका जी, उन्होंने वहाँ की मतलब वो कमेटी को दिखाया, सुनाया, ओके हो गया है। तो हमारा प्ले रेडी है, लाइट एंड साउंड प्ले है 1.5 घंटे का, गुरु साहब की लाइफ पे। तो वो हम प्ले दिखा रहे हैं, 1 घंटे की हम फ़िल्म दिखा रहे हैं, दसों गुरुओं पे। और हम अरदास, लंगर और हमारे जो निहंग हैं वो आएँगे पहले घोड़े पे मशाल लेके, वो सारा मतलब वो एक क्रिएट करेंगे। हम एक एटमॉस्फियर क्रिएट करेंगे उस वक़्त का, एंड हम बनाएँगे मतलब प्ले दिखा रहे हैं, उनका प्रचार ये कर रहे कब हैं। तक प्लान है, कब? अभी बर्फ़ है, कश्मीर में मेल्ट जी। होना शुरू हुई है, तो आई थिंक हमारा फर्स्ट प्रोग्राम अ, अप्रैल में होना चाहिए। और हम वहाँ गुरु साहब की एक म्यूज़ियम की नींव पत्थर रखना चाहते हैं, और कोशिश करेंगे कि वो पूरा भी हो जाए बाय नवंबर। इसमें हमें कश्मीर गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, और मोदी साहब की, भारतीय जनता पार्टी की तो होगी। उन्होंने देखिए मैं जब सिख कमेटी के साथ गई थी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, सिख डेलीगेशन के साथ, मुझे भी इनविटेशन था। आपको मालूम है, मुझे 500 जब गुरु नानक जी के 500 साला पे जब मनाया गया था यहाँ, जी। तो मुझे अवार्ड दिया 500 सिखों में, क्या बात। क्योंकि मैं सिख नहीं होते हुए भी मैं सिख का प्रचार करती हूँ, सिखिज़्म का। तो मुझे अमरिंदर सिंह जी ने नवाज़ा था अवार्ड के साथ। वो मेरे लिए सबसे प्रेशियस है, सबसे प्रेशियस। बहुत अवार्ड मिले, शिरोमणि, पहला शिरोमणि, पंजाब शिरोमणि, स्टेट अवार्ड सब मिले हैं, लेकिन उससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं, क्योंकि वो मेरे मिशन का था।
कश्मीर के अलावा आपका और प्लान भी है, पंजाब में भी इस तरह जी, के जी, जी, कार्यक्रम होंगे? मैं चाहती हूँ जालंधर में भी हो, जी, क्योंकि हमारे जालंधर में भी बहुत हिंदू सिख हैं यहाँ रहते और मुझे यकीन है कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो म्यूज़ियम बने उसमें मंदिरों से डोनेशन जाए और हिंदू बढ़-चढ़ के ये प्रोग्राम करें और करेंगे, सब करेंगे। तो तो आपने जो गुरु साहब के हमारे लिए जो एक एनआरआईज़ को भी योजना बनाई, सबको बुलाऊँगी मैं, सारे गुरुद्वारों के प्रेज़िडेंट्स आएँ, इसमें भाग लें, है ना? क्योंकि ये देखिए सबका आज सारे मैं आपको बताऊँ सिख कम्युनिटी छोटी है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल है, आशीर्वाद है उन पे वाहिगुरु का, कि सब पूरे वर्ल्ड में आज बहुत सक्सेसफुल है सिख, पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई जगह होगी जहाँ पे नहीं उनमें होंगे, है ना? हाँ, सिख सब नहीं नजर आए। हर जगह है और बहुत कामयाब है और गुरु के नाम पे जान देने तैयार है। तो ये सब आएँगे भी और इसको मतलब इस प्रोग्राम को हमारे हिंदुस्तान की वो शान कहेगी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मन कहता तो होगा। मेरा मन चाहता था बाल दिवस छोटे साहबज़ादों के उसमें बने नाम उनके लाइफ शहादत के दिन पे बाल दिवस अनाउंस हो और जब मोदी साहब ने किया ना मैं तो इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने मोदी साहब से कहा उनके घर में जब हम सिख डेलीगेशन में गए मैंने कहा आपने इतना किया है हम सिखों के लिए आपने जो बाल दिवस बच्चे छोटे साहबजादों के दिन को आपने स्टैम्प कॉइन शीश का मतलब लाल किला पे किया मुझे यकीन है कि आप ही गुरु साहब का वहाँ कश्मीर में नींव पत्थर रखेंगे अब कह तो दिया मुझे आ रही है फीलिंग्स मुझे ऐसे लग रहा है कि हम पंजाब से भी संघ के लोगों ने कहा है कि बनाना है गुरु तेग बहादुर साहब का। तो ये हो जाएगा तो मुझे ऐसे लगेगा ना मेरे सर से बहुत बड़ा क्योंकि एक मिशन लेके आप चले और जीवन में जब तक साँसें हैं अगर परमात्मा आपको वो शक्ति दे दे, आपको वो आशीर्वाद दे दे कि आप अपने इस अ, मतलब जो मिशन लेके कोशिश में मिशन में कामयाब हो। तो मुझे लगता है कि होगा। हमारी अरदास है, हमारी प्रार्थना है कि आपके आपने भी भविष्य की जो जालंधर भी के इसमें योजना, पार्ट लेना है। ज़रूर जी ज़रूर, आपकी जो भविष्य की योजना है उसमें आप कामयाब हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू सो